सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल भक्तिकाल हमने पढ़ दिया है। उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत जो प्रकरण 1 आता है उसमें हमने रीतिकाल से संबंधित सामान्य परिचय पढ़ा है। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 2। प्रकरण 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जो रीतिकार जो ग्रंथकार हैं, रीतिकालीन जो ग्रंथकार हैं, किस किस ने किस प्रकार से ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा कवि है पद्माकर भट्ट। ठीक है, हमने 53 53 कवि पढ़ दिए हैं। आज हमारा 54। ये शायद रीति ग्रंथकार से संबंधित हमारा आज का अंतिम वीडियो होगा। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें देखिए, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। किसको? पद्माकर भट्ट को। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ था। जो पद्माकर भट्ट हैं वो बिहारी के बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। क्या है? इनकी रचना की जो रमणीयता है वो क्या है? सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी ओर प्रतापशाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई है। कि जो रीतिकालीन कविता है वो इनकी किसकी? प्रताप भट्ट की और प्रतापशाही पद्माकर भट्ट की और जो प्रतापशाही हैं उनकी वाणी के द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची और फिर क्या हुई? पहले उन्नति को गई, फिर अवनति पे आ गई। अतः जिस प्रकार ये अपने परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। ठीक है, प्रसिद्धि में क्या थे? अंतिम थी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं है। ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदे में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिनके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ भी रहे थे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहाँ से ये फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रतापशाही के यहाँ जाकर रहे, जहाँ इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी दी थी। कहाँ पे दी थी? देखिए, कहाँ के नरेश थे? जयपुर नरेश थे। कौन? महाराज प्रतापशाही। इन्होंने इनको क्या किसकी उपाधि दी थी? कविराज शिरोमणि की पदवी दी थी। देखिए, पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की पदवी किसने दी थी? तो जयपुर नरेश महाराजा प्रतापशाही ने दी थी। याद रखेंगे। पद्माकर भट्ट को आप और कवि को मैंने जैसे इम्पोर्टेंट कवि आए हैं उनके बारे में बताया है। देखिए, पद्माकर जो भट्ट हैं इनको आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या है। हाँ जी, कविराज शिरोमणि की पदवी दी और अच्छी जागीर मिली इनको। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए हैं। ठीक है, पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदे में हुआ था। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोगकर अंत में कानपुर में गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा था। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नौने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। कहाँ के? सुगरा के जो नौने अर्जुन सिंह हैं इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। संवत 1849 में गोसाई अनुपागार उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे। पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरदावली नाम का वीररस एक बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी है। किसके नाम के ऊपर? हिम्मत बहादुर के नाम पर क्या लिखी है? हिम्मत बहादुर बिरदावली। संवत 1856 में ये सितारे महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघोबा के यहाँ गए और 1 हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव पाए। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रतापशाही के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिन तक रहे थे।
महाराज प्रताप शाही के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर में रहे। उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण भी बनाया था, और वो किस में था? दोहों में था। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास 1860 संवत में हुआ था। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित पढ़ा। मीनागढ़ बंबई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो। फिर है सिंधिया दरबार में भी इनका अच्छा नाम हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार उदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ से ये फिर अपने घर बांदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया था। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले आए और वहां अपने जीवन के शेष 7 वर्ष उन्होंने बिताए। अपनी जो प्रसिद्ध गंगा लहरी है इन्होंने इसी समय के बीच लिखी है, बनाई है। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ ये एक चरित काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है। उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं मिली। संभव है इनका न हो। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति के मगन हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाला कल्पना बिहारी को छोड़ किसी कवि में नहीं पाई जाती है। अगर आपसे पंक्तियां पूछी जाए कि इनकी सी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मगन हो जाता है, ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किस कवि में नहीं है, तो ये किस कवि में बताई गई है? यहाँ पे पद्माकर जी में बताई गई है। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकता। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करता है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं। यह थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव पद्यों में पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास भी हैं तो बहुत संयत रूप में। भावमूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है? ये ऊहा के बल पर कारीगरी की मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी।
लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। देखिए, लाक्षणिकता ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन को अव्यक्त भावना का ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी बड़ी भारी विशेषता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और किसके लिए है? तो पद्माकर जी के लिए है। पद्माकर की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। देखिए, मैं नहीं पढ़ूंगी ये नमूने, आप स्वयं पढ़ेंगे। फागू की भीर अभीरन की गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की छोरी। छीनी पितंबर कंपर में तेसुद सु, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाए कहीं मुस्कान, लैला फिर खेलन आइए होरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं, आप याद करेंगे। आई संग आलिन के ननद पठाई नीठी, सोहत सोहाई शीस ईरड़ी सुपट की। ठीक है, उसके बाद में है कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर, लागी घट भरन नवेली नेह अटकी। ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे, मधुर मलार गाई और बंसी बटकी। तान लागे लटकी रही न सूदी घूंघट की, घर की न घाट की न बाट की न घट की। गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, जो लगी कछु को कछु भारत बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछरावन के, द्वारन के दौरे गुण ओगुन गए नहीं। ठीक है, एक इनका ये पद्य है, आप स्वयं ही पढ़ेंगे प्लीज। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक इनका ये पद्य है। ठीक है, एक इनका ये पद्य है और एक इनका ये पद्य है। एक ये है और एक ये है। ठीक है, आगे आते हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं, ग्वाल कवि। ठीक है, इनका कविता काल संवत 1879 से संवत 1918 तक है। अपना पहला ग्रंथ इनका क्या है? यमुना लहरी है। इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावन संवत 1919 में बनाया था। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। देखिए, इनके रीति ग्रंथ 4 हैं ग्वाल कवि के। रसिकानंद जो कि अलंकार से संबंधित है। रस रंग है इनका, जो संवत 1904 में है। कृष्ण जू को नक्शिक, ये संवत 1884 में। और दूषण दर्पण संवत 1891 को है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं। हमीर हट जो संवत 1881 का है और गोपी पच्चीसी। और भी 2 ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टम। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ती है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाक विदग्धता भी इनकी अच्छी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके ऋतु वर्णन में कवित लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, जिनमें बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित सवैया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह है कि एक विदग्ध और कुशल कवि थे। ये कुछ फक्कड़पन लिए हुए थे। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ग्वाल कवि भी आप पढ़ेंगे। देखिए, इनके पद्य हैं ये। एक ये पद्य है इनका, एक इनका ये पद्य है, एक इनका ये है, एक इनका ये पद्य है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट इनका पद्य नहीं है। इनसे लाइन कम ही पूछी जाती हैं। आगे पढ़ते हैं हम प्रताप शाही। ये रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के प्रताप विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की थी।
इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई हैं और देखिए निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं। कौन सी हैं? जयसिंह प्रकाश है जो संवत 1842 की है। श्रृंगार मंजरी है जो संवत 1889 की है। श्रृंगार ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये 1800 संवत 1894 की है। अलंकार चिंतामणि जो संवत 1894 की है। काव्य विनोद जो संवत 1896 की है। रसराज की टीका, हाँ जी, रसराज की टीका जो संवत 1896 की है। रतन चंद्रिका जो सतसई की टीका है संवत 1896 की है। जुगल नक्शिक जो सीताराम दिखाई नहीं दे रहा ये का नक्शिक वर्णन है। बलभद्र नक्शिक की टीका है। ठीक है, फिर है इस सूची के अनुसार, ये तो सारा ही धुंधला दिखाई दे रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक मिलता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम श्रीपति और दास के साथ ही आता है और इस दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया है। लक्षण व्यंजना का उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती तीनों कवियों ने नहीं किया था। इन्होंने व्यंजना के उदाहरणों को अलग पुस्तक में व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची है। इनमें कवित्त, दोहे, सवैया मिलाकर 130 पद्य हैं जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं। ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहा-पूहा को सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थों तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहते हैं। नायिकाओं के भेदों, रसादि के सब अंगों पर भिन्न भिन्न बंधे उपमानों का आभास न रखने वालों के लिए पहले पद्य पहले ही समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए। व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया है। सीख सिखाई न मानती बर ही बस संग सकीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के हाथे सहेलिन को रही के काहे, कौन सवादही पावे, कौन परी है बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ये पंक्तियां आप याद रखेंगे। जो पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं वो मैं करवाती जा रही हूँ आपको। सहृदयों के सामान्य दृष्टि में तो वे संधि की मधुर क्रीड़ा वृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है। यह फन में उस्ताद लोगों के आंखें एक और ही ओर पहुँचती हैं। वे इसमें से व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपने नेत्रों का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यहाँ व्यंग्य हुआ है। और चलिए, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग्य रहा करता है, अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है कि अज्ञात यौवना को हुआ करता है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण है। किसका है? अज्ञात यौवना का उदाहरण है। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ि के ही सहारे हुई है। जब तक यह न ज्ञात होता कि कवि परंपरा में आँख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। प्रताप शाही का एक कौशल अपूर्व है। उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम में सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जो चाहे नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यही यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों को एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करें तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की दुरणशीलता मतीराम श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है। उधर आचार्यत्व इन तीनों से भी और दास से भी कुछ आगे ही इनका दिखाई पड़ता है। किसका? प्रताप शाही का। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। देखिए,
ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी प्रखरता, किनकी, जो प्रताप शाही की प्रखर प्रतिभा है उसने मानव जो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ा है। आगे है, पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ती है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी यह दोष नहीं आने पाया है। किसमें? जो पद्माकर का अनुप्रास योजना है उसमें कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर भी जा पड़ती है, लेकिन जो प्रताप शाही का जो रचना है उसमें भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष नहीं पाया जाता है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि बराबर एक समान चलती है। किनकी भाषा में? इनकी प्रताप शाही की भाषा में क्या एक बड़ा भारी गुण कौन सा है कि इनकी भाषा बराबर एक समान चलती रहती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है और न गति की शैथिल्य है और न शब्दों का तोड़ मरोड़। ये पंक्तियां यहाँ से लेकर और आगे जितनी भी पंक्तियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पंक्तियां उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी के मुक्त कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने का कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही घटी हुई थी, व्यवस्थित और मार्मिक भी होती है। शेष तीनों चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार में हम प्रताप जी को पद्माकर जी के समकक्ष भी बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप जी की कुछ रचनाएं हाँ जी, प्रताप जी की कुछ रचनाएं यहाँ उद्धृत हैं। कौन सी हैं? चंचलता अपनी तजी के रस ही रसो रस सुंदर पीजियो कहूँ किते कहे तुम सो तिनकी कहीं बातन कौन है? पति जियो। आगे है, ये इनकी पंक्तियां हैं, आप स्वयं से पढ़ेंगे। देखिए, तड़पे तड़ीपा चहूँ औरन को, ये भी इनकी पंक्तियां हैं। आगे ये भी इनके पद्य हैं, फिर ये भी इनका पद्य है, फिर है ये भी इनका पद्य है और ये भी इनका पद्य है। ठीक है, और ये भी इनका पद्य है। आगे है रसिक गोविंद। ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य हैं। किसके हैं? जो निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा कौन थे? हरिव्यास, उनकी गद्दी के शिष्य हैं। कौन? रसिक गोविंद। और वृंदावन में ये रहते थे। रसिक गोविंद कहाँ पे रहते थे? वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वरण शरण देव जी बड़े भारी भक्त थे। ठीक है, रसिक गोविंद उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपुताना में रहने वाले और नटाणी जाति के थे। किसके थे? नटाणी जाति के थे और राजपुताना में, जयपुर राजपुताना में ये रहते थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम और माता का नाम गुमाना और चाचा का नाम मोतीराम और बड़े भाई का बाल मुकुंद था। इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है। संभवतः और भी होंगे, लेकिन 9 ग्रंथ ही दिए हुए हैं। इनके 9 ग्रंथ ये हैं। कौन से हैं? एक तो रामायण सूचनिका है इनका। क्या है? रामायण सूचनिका, जिसमें 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। संवत 1848 के पहले की रचना है ये। क्या? संवत 1848 के पहले की रचना कौन सी? रामायण सूचनिका, जिसमें क्या है? 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। इसके ढंग का पता इन दोहों से चलता है। कैसे? चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समझाए दिए पुत्र तब ताड़ का मग में मारी जाए छाड़त सर मारिच उड़ो पूनी प्रभु हत्यो सुबह मुनि मख पूरन सुमन सुर बरसत अधिक ऊँचा है। आगे है दूसरी रचना है इनकी, रसिक गोविंदा नंदन। ठीक है, यह 700-800 पृष्ठों का एक बड़ा भारी रीति ग्रंथ है, जिसमें रस, नायक, नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माण काल बसंत पंचमी संवत 1848 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य हैं और रसों, अलंकारों आदि के स्वरूप गद्य को समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर मिलता है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है: अन्य ज्ञात रहित जो आनंद सोरस
प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा हूँ है। उत्तर क्या है? निद्रा जड़ है, यह चेतन है। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभव संचारी भाव जोग ते रस की सिद्धि अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारज सहायक है जो लोक में इन्हीं को नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। अथ टीकाकर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत सत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित्त अनन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्मास्वाद सहोदर रस। क्या है इसमें? देखिए, जो इनके जो अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस, इनका प्रश्न क्या है? इसमें प्रश्न क्या है? अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा हूँ है। आगे है, उत्तर क्या दिया है कि निद्रा क्या है? जड़ है और ये चेतन है। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह है कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया। इसमें संदेह नहीं कि और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश भी है। दोषों का वर्णन जो हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है, इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ और अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के भी हैं। उदाहरणों के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण में मुग्धा के उदाहरण दत्ते साल समत्थरम इत्यादि को देखे, हिंदी में ये किस सुंदरता में लाए हैं। आलस सो मंद मंद धरा पे धरती पाए, ये इनकी पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला है इनका तीसरे नंबर का इनकी रचना है लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो संवत 1886 में लक्ष्मण कान्य कुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। अष्टदेश भाषा, इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। एक 5वां है इनका पिंगल, 6ठा है इनका समय प्रबंध। राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। कलिजुग रासो, जिसमें 16 कवित्वों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित्व में के अंत में कीजिए सहाय जू कृपाल श्री गोविंद राय कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है। आगे है रसिक गोविंद चंद्रालोक और भाषाभूषण के ढंग के अलंकार की एक छोटी पुस्तक, जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। रचनाकाल 1890 है। युगल रस माधुरी, रोला छंद में राधा कृष्ण विहार और वृंदावन की बहुत ही सरस और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये देखिए इनकी पंक्तियां हैं। बस यहाँ तक ही थे हमारे रीति ग्रंथकार। हमने रीति ग्रंथकार कंप्लीट पढ़ दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए, एक बार में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, एक बार में तो आपके सब कुछ ऊपर से जाएगा। आप कम से कम 2 या 3 बार वीडियो को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।